अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मिराज एयरक्राफ्ट है, मिराज 3 और 5, उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कितने पुराने वो एयरक्राफ्ट हैं। पुराने इस सेंस में कि उनको कब पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहली दफ़ा रिसीव किया था और अभी तक ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में है। क्योंकि पहला यूनिट इन मिराज एयरक्राफ्ट का फ्रांस से जब पाकिस्तान आया था तब साल 1969 था और उसके बाद से आज 2026 है, आज भी मिराज एयरक्राफ्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में है। तो जब आप टाइम काउंट करते हैं तो 60 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में। और तकरीबन 60 ईयर्स तक, 6 डेकेड्स तक एक एयरक्राफ्ट से जुड़े रहना, उसको मेंटेन करना, ये अपने आप में जो एक मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री है उसके अंदर रिकॉर्ड है। सिर्फ इन मिराज एयरक्राफ्ट की फ्लीट को इतने सालों तक सर्वाइव करवाने के लिए पाकिस्तान में मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री को बनाया गया। कम से कम यहाँ पर 4 से 5 कंट्री से अलग-अलग जो सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट हैं उनको परचेज किया गया। ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस, लेबनान, इन सारी कंट्रीज के जो सेकंड हैंड मिराज 3 और 5 एयरक्राफ्ट हैं उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने परचेज किया एंड देन उन एयरक्राफ्ट को एक तो अपनी सर्विस में रखा एंड कुछ एयरक्राफ्ट के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको कैनिबलाइज करके बाकी जो फ्लीट है उसको इतने सालों तक सस्टेन करवाया। और ना सिर्फ यहाँ पर सिंपल सस्टेनमेंट हुई बल्कि इन मिराज एयरक्राफ्ट को रोज अपग्रेड दिया गया, जो कि इनके लिए वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अपग्रेड था। रोज का मतलब यहाँ पर रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट, ये एक ऐसा अपग्रेड था जिसने मिराज एयरक्राफ्ट को एक डेडिकेटेड एयर टू ग्राउंड प्लेटफॉर्म बना दिया जो कि मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, क्रूज मिसाइल्स को कैरी कर सकता था। इसके लिए यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस की गई। उसके बाद एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसी कैपेबिलिटी को ऐड किया गया। कॉकपिट में मॉडर्न एवियोनिक्स प्लस इवन यहाँ पर जो डेटा लिंक की कैपेबिलिटी है उसको भी ऐड किया गया, जो कि 1960s के एयरक्राफ्ट के लिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी है। क्योंकि 60s में जब इन एयरक्राफ्ट को बनाया गया था तो डेटा लिंक का एसेंशियली यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आज अगर आप मिराज एयरक्राफ्ट को देखेंगे, मिराज 3 और मिराज 5 दोनों पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो डेटा लिंक ऑप्टिमाइज्ड एयरक्राफ्ट हैं और इसी तरह से मॉडर्न वेपनरी, मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। यही वजह है कि ये एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस लाइफ को तो एंड कर रहे हैं, यानी कि इनकी जो एयरफ्रेम लाइफ है वो तो एब्सोल्युटली अपनी लिमिट तक पहुंच रही है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट जो है वो रेलेवेंट अभी भी हैं। ये ऐसा बहुत कम चांसेस देखने को मिलता है कि एक एयरक्राफ्ट की जो एयरफ्रेम लाइफ है वो घटती चली जा रही है, अपनी रिटायरमेंट के करीब आ रहा है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी अप टू डेटेड है और अभी भी मॉडर्न कॉम्बैट के अंदर उसको यूज किया जा सकता है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो आप इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि हमारे पुराने मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट से बहुत ही ज्यादा नए एयरक्राफ्ट हैं, बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 प्लेटफॉर्म्स हैं वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं बिकॉज उनको एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर धकेला गया इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिसके लिए वो एयरक्राफ्ट बने ही नहीं थे। कुछ ही साल पहले इंडियन एयरफोर्स के जो ये मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड किया गया था। इनको मॉडर्न एयर टू एयर कॉम्बैट के स्टैंडर्ड के ऊपर लाने की कोशिश की गई थी और उसमें यहाँ पर इंडिया ने काफी पैसा खर्च किया था। माइका जैसी जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसको इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया था, जो कि सिर्फ यहाँ पर 80 किलोमीटर की रेंज के साथ आती थी और इस अपग्रेड को करने के लिए फ्रांस ने इनको अच्छा खासा चार्ज किया। प्रेजेंट डे की सिचुएशन क्या है, 80 किलोमीटर की जो एक बीबीआर मिसाइल है वो आपको कोई एडवांटेज प्रोवाइड नहीं करती, उल्टा आपका जो एयरक्राफ्ट है वो आउटडेटेड दिखाई देता है। बजाय इसके कि इस एयरक्राफ्ट की जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस कर लिया जाता है, इसके साथ कुछ क्रूज मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर लिया जाता, जो कि नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट मिराज 2000 इंडिया का इफेक्टिव हो सकता था। अभी के लिए ना ये एयरक्राफ्ट जो है वो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए फिट है और ना ही एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट के लिए फिट है, क्योंकि एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में भी ये यहाँ पर स्पाइस 2000 जैसे बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, जो कि इजरायली बॉम्ब्स हैं और कोई स्टैंड ऑफ रेंज जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ 60 किलोमीटर की रेंज है। वहीं पर पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज एयरक्राफ्ट अपनी एज से भी ज्यादा पुराने होने के बावजूद इतने ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, आज की मॉडर्न कॉम्बैट में रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि सिंपली पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट की अपग्रेड को लेकर जब स्ट्रैटेजी बनाई थी तो वो स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा क्लियर और इफेक्टिव थी। और ऐसा यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हमारी लीडरशिप को यहाँ पर एक क्लैरिटी थी कि ये मिराज एयरक्राफ्ट जो कि एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है ये एक्चुअली में बना किस चीज के लिए है और ऐसे टाइम पर इसके अंदर कौन सी अपग्रेड करनी चाहिए तो ये अपने टाइम से भी ज्यादा रेलेवेंट रह पाएगा। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब रोज अपग्रेड प्लान किया तो हमने एयर टू एयर डोमेन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिकॉज हमें पता था कि हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट एयर टू एयर डोमेन में एक्सेल करेंगे। मिराज की जो रोज अपग्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ एयर टू ग्राउंड पर्पस के लिए डिजाइन की गई थी, यानी कि ऐसे एवियोनिक्स इस एयरक्राफ्ट के अंदर लगाए जाएं जो कि मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स को इसके साथ
साथ इंटीग्रेट होने में मदद दे सके। और ऐसा ही हमने यहाँ पर किया। आज पाकिस्तान की जो मोस्ट मॉडर्न स्टैंड ऑफ रेंज के वेपन सिस्टम्स हैं, जिसमें तकबीर जो ग्लाइड बॉम्ब्स किट हैं जो कि आपको 200 से 300 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद इवन जो हमारे क्रूज मिसाइल हैं राद और तैमूर सीरीज के, जो कि 6 से 700 किलोमीटर्स की एक प्रॉपर स्टैंड ऑफ रेंज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे कैपेबल वेपन सिस्टम्स आज हमारा एक 60 साल पुराना एयरक्राफ्ट उनको कैरी कर सकता है और डिप्लॉय कर सकता है। और हर साइड से ये एयरक्राफ्ट, जिस तरह की इसके पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, हमारे मिराज 3 और मिराज 5 की बात कर रहा हूं, तो ये एयरक्राफ्ट आने वाले 10 साल तक भी अपनी सर्विस परफॉर्म कर सकते हैं, अगर यहाँ पर इनकी एयरफ्रेम लाइफ को ना देखा जाए, सिर्फ कैपेबिलिटी अपग्रेड को देखा जाए, जो कि इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 के बारे में ये चीज नहीं कही जा सकती अनलेस वो इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक और अपग्रेड करते हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी भी मिराज एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के लिए प्रॉपरली रेडी नहीं है, बिकॉज अभी भी मिराज एयरक्राफ्ट जो है वो रिटायर करने वाले हैं ही नहीं, जिस तरह की अपग्रेड्स इन एयरक्राफ्ट के अंदर कर दी हैं। अभी भी जैसे पहले मेंशन किया, जो रिसेंट तैमूर का टेस्ट हुआ है वो JF-17 से भी हो सकता था, लेकिन उसको मिराज से किया गया क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो है वो एक लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म है और अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मेन ग्राउंड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है। आइडियल कंडीशंस में JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमें अपनी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज करना था, तो JF-17 को भी हमने इंडक्ट किया, मिराज एयरक्राफ्ट को भी अपनी सर्विस में रखा, जिससे जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छे नंबर के ऊपर पहुंच गई। इस टाइम के ऊपर 26 स्क्वाड्रंस पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक्टिव हैं। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे 29 से 30 स्क्वाड्रन उनके पास एक्टिव हैं। और जब आप कंपेयर करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का लैंड मास कितना है, तब आपको यहाँ पर पता लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास नंबर्स कितने कम हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर कितने बेहतरीन नंबर्स को लेकर चल रही है। रिटायर करने को आज हम सारे मिराज एयरक्राफ्ट को रिटायर कर सकते हैं, लेकिन सिंपली अगेन वही बात कि ये एयरक्राफ्ट अभी भी रेलेवेंट है। अभी भी मॉडर्न कॉम्बैट नेक्स्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है तो यही एयरक्राफ्ट जो है वो एक लो कॉस्ट मैनर के अंदर आपके जो क्रूज मिसाइल्स हैं 600 किलोमीटर तक, यानी कि डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी, ये एयरक्राफ्ट कहीं पर भी उन क्रूज मिसाइल्स को डिप्लॉय कर सकता है। और इवन फ्यूचर में मिराज एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो भी जाते हैं तो ये आपके जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में एक बहुत छोटा लॉस है, जो कि आप यहाँ पर बर्दाश्त कर सकते हैं फाइनेंशियली भी और साइकोलॉजिकली भी। यहीं पर JF-17 एयरक्राफ्ट शूट डाउन होता, J-10C या फिर F-16 शूट डाउन होता, तो ऑब्वियसली उनका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। तो इस वजह से भी मिराज एयरक्राफ्ट जो है ऑफेंसिव रोल में, एयर टू ग्राउंड रोल में उसको एम्प्लॉय करना, क्योंकि वो लेटेस्ट वेपनरी कैरी कर सकता है, अभी तक वो एयरक्राफ्ट जो है वो सेंस बनाता है। लेकिन ये बात भी यहाँ पर है कि रिसेंट टाइम्स के अंदर मिराज एयरक्राफ्ट के जो क्रैश रेट है उसमें थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है, और वो इस वजह से ही है कि ये एयरक्राफ्ट अपनी एक एब्सोल्यूट लिमिट को इस टाइम के ऊपर पहुंच रहा है। कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि 1970s में हमें रिसीव हुए थे, यानी कि 50 साल पुराने एयरफ्रेम भी इस टाइम के ऊपर हमारी सर्विस में है और हम उनको फ्लाई कर रहे हैं, जो कि ये एयरक्राफ्ट अपनी जो ओरिजिनली डिजाइंड एयरफ्रेम लाइफ है उससे बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। इसी वजह से एयरफ्रेम या फिर हाइड्रोलिक्स फेलियर का जो चांस है वो जनरली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एयरक्राफ्ट हैं वो ज्यादा क्रैश हो रहे हैं, जो कि ऐसा हर पुराने एयरक्राफ्ट के साथ होता है। लेकिन ऐसे बहुत कम पुराने एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि मॉडर्न कॉम्बैट में आज भी उस तरह से रेलेवेंट होते हैं जिस तरह से हमारे मिराज 3 और मिराज 5 हैं। तो जितना भी डिस्क्रेडिट आप इनको कर लें इनके पुराने होने की वजह से, लेकिन एक जगह जहां पर ये एयरक्राफ्ट भी बाजी ले जाता है वो इसकी स्टैंड ऑफ एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।